नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चक्रम में। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे कि नेताओं की जो बयानबाजी होती है, नेताओं की जो सोच होती है, उससे आप कितना जुड़ पाते हैं। अब हम बात करेंगे युवा सम्मेलन की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय निरुपम ने युवाओं को किस तरह से अपनी बात बताने की कोशिश की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर पश्चिम मुंबई के प्रत्याशी के तौर पर संजय निरुपम मैदान में है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान युवाओं की जो एक शक्ति होती है, उसकी भक्ति कितनी मिलती है संजय निरुपम को, ये तो देखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं संजय निरुपम को। चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल यानी 8 तारीख को पश्चिमी उपनगर के कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई के तीनों उम्मीदवार, सर्वप्रथम उर्मिला मातोंडकर जी, उसके बाद प्रिया दत्त जी और मैं स्वयं, हम तीनों नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं बांद्रा सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उससे पहले आज मैंने सोचा कि अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने से पहले अपने क्षेत्र के, मुंबई के नौजवानों से थोड़ा संवाद स्थापित किया जाए। और इसलिए आज यहां पे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस युवा सम्मेलन में हमारे विशेष आग्रह पर यहां पर पधारे, गुजरात से पधारे नौजवानों के क्रांतिकारी नेता, पाटीदार समाज के सबसे बड़े नेता और यूथ आइकॉन हार्दिक पटेल साहब, और पिछले 8-10 दिनों से पूरे उत्तर मुंबई में जिन्होंने तहलका मचा रखा है अपने प्रचार के जरिए, जिन्होंने उत्तर मुंबई की गली गली नाप डाली है पिछले 10 दिनों में, और जिस भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि उत्तर मुंबई उनके लिए केक वॉक है, उनके रास्ते में अंगद के पांव की तरह जबरदस्त अड़ंगा डाल करके जो खड़ी हो गई हैं, ऐसी उर्मिला मातोंडकर जी हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेतागण, यूथ कांग्रेस के हमारे सभी नौजवान साथी, एनएसयूआई के हमारे सभी साथी, खासकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सोलंकी जी, उपाध्यक्ष सुफियान साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मनोरमा जी, बेसिक कांग्रेस के अध्यक्ष क्लाइव भाई, आदरणीय बलदेव जी, अशोक भाऊ, सभी नेतागण, हमारे प्रचार विभाग के प्रमुख, इस पूरे चुनाव क्षेत्र के प्रचार प्रमुख राजेश शर्मा जी, सुरेश शेट्टी जी, और यहां चित्रकूट मैदान में उपस्थित हमारे नौजवान साथी, भाइयों और बहनों। नौजवानों से पहले संवाद करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे 2014 याद है। उस चुनाव में सबसे पहले उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दीवाने
अगर कोई हुए थे तो सबसे पहले नौजवान हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर साल। बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है देश में, और पता नहीं क्या क्या बातें थी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। किसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर किसी को छला गया है, किसी को धोखा दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, तो आप सारे नौजवान लोग हैं इस हिंदुस्तान के। कहा तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, मुश्किल से 1.5 लाख 1,42,000 नई नौकरियां तैयार हुई हैं 1 साल में। यह सरकारी आंकड़ा बताता है, लेबर मिनिस्ट्री का जो आंकड़े वो बताते हैं। अभी एक एजेंसी ने बताया कि पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई। कभी नोटबंदी का हमला, कभी जीएसटी का हमला, और जब नौजवानों ने नौकरी मांगी तो मोदी जी ने बड़े प्यार से धीरे से कह दिया कि पकोड़े तल लो। पकोड़े तलना कोई गलत काम नहीं है, सम्मान की चीज है। लेकिन सारे बेरोजगार नौजवान क्या पकोड़े तोलेंगे, तलेंगे? और सारे जब पकोड़े तलेंगे तो बेचेंगे किसको और खाएगा कौन? बात बात पे मजाक उड़ाया गया है नौजवानों का। नौजवानों की सोच, यह आधुनिक भारत है। हम सब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, और ऐसे में पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो नौजवान है इंटरनेट की दुनिया में एक विशेष सोच रखता है, काफी विकसित सोच रखता है। वो बैकवर्ड नहीं है, अभी बहुत आगे है, बहुत मॉडर्न हो चुका है। लेकिन 5 वर्षों में लगातार इस सरकार ने जो कुछ किया, आपके खाने पर प्रतिबंध, क्या देखेंगे ये तय कर रही है सरकार, क्या पहनेंगे ये सरकार तय कर रही है, क्या सुनेंगे, क्या गाएंगे। नौजवानों के ऊपर जो पूरे देश में जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसका सबसे बुरा असर अगर किसी पे पड़ा तो इस देश के नौजवानों पर पड़ा। आज नौजवान नाराज। 2014 में जितना मोदी को लेकर वो उत्साहित था, आज अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं पर लहर चल रही है तो हिंदुस्तान का नौजवान है। वह नौजवान अचानक एक उदार भारत का नौजवान था, लिबरल सोसाइटी का हिस्सा था। कभी उसके टुकड़े टुकड़े गैंग बोल करके उसको बदनाम किया जाता है, कभी किसी को रोहित वेमुला बना दिया जाता है, कभी किसी को कन्हैया कुमार बना करके अटैक किया जाता है। देशद्रोह के फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं नौजवानों पे। यहीं पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, यहां के बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें कटौती थी। शिक्षा का बजट कम किया गया। जेएनयू जैसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो हमारे बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उन विश्वविद्यालयों में छात्रों की सुविधा के लिए जो विशेषताएं थी, विशेष सुविधाएं थी, उन सुविधाओं को लगातार कट किया गया। अगर वो बच्चे विरोध किए, चाहे वो उस्मानिया विश्वविद्यालय के बच्चे हो, चाहे जेएनयू के हो, या यहां तक कि हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनके बारे में, वो हमारे देश के भविष्य हैं, वो भारत के कल हैं, वो आने वाले भारत के नागरिक हैं। उनके कंधों पे हिंदुस्तान को आगे जाना है। कभी इस दृष्टिकोण से इस सरकार ने नौजवानों की तरफ नहीं देखा, और आज नतीजा यह है कि किसान तो परेशान है, मजदूर तो परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इस देश का युवा है, नौजवान है।
और इन नौजवानों में जो एक मोह भंग हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। और इन नौजवानों ने एक फैसला किया है। टेलीविजन पे वो क्या कर रहे हैं, टीवी मीडिया का जो मैनेजमेंट है, प्रिंट मीडिया का जो मैनेजमेंट है, अखबारों में जो बढ़ा चढ़ा के चीजों को रखी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सच है कि अंदर अंदर लोग परेशान हैं। जब हमने बेरोजगारी के बारे में सवाल पूछा तो बोला हमने लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। हमने पूछा कैसे दिया साहब, आपने जरा हमको बताइए। तो उन्होंने कहा मुद्रा लोन के माध्यम से सबको कर्ज दिया। अब मुद्रा लोन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पता होगा, जितना मेरी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हार्दिक भाई, मुद्रा लोन के बारे में आपने सुना हो। ये मुद्रा लोन क्या है? 3 तरह का लोन है। ये लोन का नाम सुनेंगी उर्मिला जी तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगी, उसका क्या मतलब है समझ में नहीं आया। एक लोन है शिशु लोन, दूसरा लोन है किशोर लोन, तीसरा लोन है तरुण लोन, युवा लोन। हमने कहा अच्छा बताइए साहब, शिशु लोन मतलब क्या हुआ? शिशु लोन में दिया जाएगा 11,000 रुपए का लोन। किशोर लोन यानी टीनेजर्स के लिए जो लोन है उसमें दिया जाएगा 50,000 रुपए का लोन। और जो युवा लोन है उसमें दिया जाएगा 5 लाख रुपए का लोन। हमने कहा कि जरा पता लगाया जाए मुद्रा में जो उन्होंने कर्ज दिया है किस सेगमेंट में कितना कर्ज है। हमने जब आरटीआई करके पूरा फिगर्स निकाले, सारे डाटा निकाले, तो पता चला 90% लोन जो है शिशु लोन में दिया गया। मतलब 11,000 रुपए का लोन पूरे 11 करोड़ में से 90% लोगों को दिया गया है। अब आप बताइए कि 11,000 रुपए लेकर के कोई नौजवान क्या धंधा करे। तो देखा आपने युवा सम्मेलन में संजय निरुपम ने अपने दिल की बात किस तरह से रखने की कोशिश की। अब बात करेंगे उर्मिला मातोंडकर की, जिनका लेना देना तो फिल्म इंडस्ट्री से है, लेकिन जुम्मा 4 दिन हुए हैं उनको पॉलिटिक्स में आकर, और वो उत्तर मुंबई से प्रत्याशी हैं। उन्होंने युवा सम्मेलन में क्या कहा, इसको भी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आणि आमच्या समोर बसलेल्या महिला काँग्रेस, युवा काँग्रेस, NSUI आणि इतरही आमचे अनेक काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता आणि आपण सर्वजण, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भारताची भावी पिढी घडवणारी एकमेव शक्ती म्हणजे युवा शक्ती। तुम्हा सर्वांना माझा मराठमोळा नमस्कार। दोस्तों, स्टेज पर ये दोनों जो लोग बैठे हैं और मेरे सामने भी कई सारे बैठे हैं, इन सब के सामने मैं क्या मतलब केवल कुछ भी नहीं हूँ। एक हफ्ता 10 दिन का मेरा यहाँ का सफ़र रहा है और काफ़ी रोमांचकारी रहा है, इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ। अब रोमांच को आप जिस तरह समझना चाहे समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर खड़े रह के मैं अगले आधा घंटा मुझे किस लेवल पर और किस तरह से ट्रोल किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, इन सारी चीज़ों पे रो के, आंसू बहा के सिंपैथी हासिल कर सकती हूँ। और जैसा कि हार्दिक जी ने कहा, वोट भी मांग सकती हूँ, लेकिन रो के राजनीति करने वाली पक्ष से मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं वो करूँगी नहीं। अपनी अहिंसा, अपने अंदर का विश्वास, अपनी सच्चाई के बलबूते पर चलने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने 11 बरस जेल में डालकर हमको फिर भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे पंचरत्न दिए, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने तपते हुए जलते हुए देश को इकट्ठा किया, अखंडित किया और हमारे देश को हमारे हाथ में सौंपा। और इन महान पुरुषों के साथ वो जिन्होंने हमारे इस संविधान को बनाया, इस दुनिया के कई संविधानों को 2 से ज़्यादा बरस उसे समझ के, उसका सही तरह से स्टडी करके, हमारे तरह का, हमारे सब लोगों को समाविष्ट करने वाला हमें संविधान दिया। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के देश से मैं हूँ। और इस देश के लोग इस तरह रो के भीख नहीं मांगते। वो अपने बलबूते पे, अपने कर्तव्य पे और अपने एक्शन पे अगर चाहते हैं तो आपका साथ चाहते हैं, और वो ही मैं चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। मैं अभी तक नेता बनी नहीं हूँ, तो नेता इस लफ्ज़ से अभी भी परहेज है, लेकिन
25 बरस से ज़्यादा करियर ज़रूर तय कर चुकी हूँ। फिल्मों जैसे एक ऐसे बेहतरीन इंडस्ट्री से, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यह बात अलग है कि उसके ऊपर भी मुझे नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री की हूँ तो मुझे अकल तो हो नहीं सकती। खैर, जैसे मैंने कहा, बातें करने के लिए, जैसे मैंने जब भी मेरा पहला कदम रखा राजनीति में, तभी मैंने बात की थी लोकतंत्र की और हमारे देश के संविधान की, और उसके अंतर्गत हमें मिले गए हमारे मूलभूत अधिकारों की। दोस्तों, आज मैं यहाँ इन सारी चीज़ों की बातें करूँगी नहीं, क्योंकि आज मेरे सामने जो बैठे हैं वो इस देश का सबसे अहम हिस्सा है। संजय निरुपम जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इनके लिए, हमारे युवाओं के लिए ये स्पेशल मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, हमारे देश की सही शक्ति ये है। और इसलिए मैं ये भी चाहती हूँ कि ये सारे लोग उस कर्तव्य को समझे कि जो उनके हाथों में है। दोस्तों, 2019 का ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है। ये वक्त आया है, ये वक्त है, ये घड़ी है ये तय करने की कि हमें किस तरह का भारत चाहिए, हमें अपने देश को किस तरह लेकर जाना है। मैं आज उन तमाम मुद्दों पे बहुत सारी बातें कह सकती हूँ, क्योंकि उन सब की आज कहीं ना कहीं मुझ पे उनकी तकलीफ़ों का असर कुछ ना कुछ शायद दिख रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आज विकास की बात करूंगी, क्योंकि जैसा हार्दिक जी ने कहा है, अगर आज सबसे ज़्यादा कोई सफ़र हुआ है तो हमारे देश का युवा हुआ है, और आज सबसे ज़्यादा अगर जवाब कोई चाहता है तो हमारे देश के युवा चाहते हैं। तो मैं उनसे आज यहाँ ये कहना चाहती हूँ, उनकी नेता बनकर नहीं, उनकी साथी बनकर, एक ऐसे घर से आकर कि जो बहुत ही मध्यम वर्गीय घर था, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास महाराष्ट्रीयन होम, अत्यंत साध्या सरळ मध्यम वर्गातनं आलेली एक मुलगी आपला खडतर प्रवास करून जेव्हा इतक्या वरपर्यंत यशाच्या पोहोचते, तेव्हा सुद्धा तिला हे सगळे प्रश्न विचारले जातात, पण त्या मुलीचं उत्तर हे असतं प्रत्येक युवा करता, प्रत्येक युवका करता, की दुनियामध्ये तुम्हाला कोणीही सांगू शकत नाही की तुम्हाला कुठे जायचंय। कोई भी इस देश के युवा को कुछ नहीं बता सकता कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सोच रखनी है और किस तरह का भारत बनाना है, उसे किस दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि ये देश के युवा वो खुद तय करेंगे। और हमें इसका अधिकार हमारे संविधान में दिया है, और हम वो किसी के लिए भी बलिदान नहीं कर सकते। आज ये समझकर इस तरफ अपना कदम उठाने का वक्त आ चुका है, और इसलिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये एक वक्त है, ये घड़ी है। हम सबको उस तरफ बढ़ना है कि जहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें दिखे। भूल जाइए, उठाकर फेंक दीजिए इन सोच को कि जो हमें किसी भी जातीयवाद, किसी भी धर्म, किसी भी और अन्य चीज़ों से निकाल बाहर फेंके। हमें एक चीज़ दिखनी चाहिए, एक सेक्युलर इंडिया और सिर्फ विकास की तरफ बढ़ता हुआ इंडिया। दोस्तों, जिस देश में असंतोष हो, जिस देश में समाज में असंतोष हो, युवाओं के प्रति दुख हो और असंतोष हो, वो देश कभी भी एक विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। और क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं सबसे बड़ी ज़्यादा ये बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बच रही है बेटी? और यहाँ मैं बेटियों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर रही हूँ, एक मिनट के लिए उसे भी बाजू रख देते हैं। मैं मूलभूत अधिकार की बात कर रही हूँ, मैं उनके आरोग्य की बात कर रही हूँ। मैं जहाँ से आई हूँ, मेरे आंखों में पानी सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कांग्रेस की बेटी हूँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पानी और आंखों में पानी और दिल में दर्द लेके मैं वहाँ की महिलाओं को देख रही हूँ कि किस तरह उनके आरोग्य नीचे और इतने नीचे जगह पर पहुँच गई है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र है, आरोग्य के केंद्र है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। किसी को ये पड़ी नहीं है कि ये औरतें किस तरह अपना घर चलाती है, जहाँ पे लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके घर के बच्चे, उनके शायद पति, और ऐसे घर में सबसे पहले इस औरतों की आरोग्य के ऊपर सारी चीज़ें जो आती है वहाँ आके ठप हो जाती है। त्यामुळे महिलांनो, तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा जाग्या व्हा, बाहेर या आणि तुमच्या बरोबर तुमच्या इतर भगिनींना सांगा की हा वेळ आलेला आहे की आपल्याला सुद्धा एक पाऊल पुढे घेऊन गेलं पाहिजे।
मला खूप गर्व आहे या गोष्टीचा, आनंद आहे या गोष्टीचा की मी अशा एका पार्टीतनं उभी राहिले की जे फक्त बोलायला 33% आरक्षण वगैरे बोलत नाहीत, तर मी, प्रियाजी आणि अनेक अशा मुली, मला केरळातल्या एका मुलीची अशी गोष्ट माहिती आहे की जी एका मजुराची मुलगी आहे, तिचे वडील डेली वेज वर्कर आहेत आणि अशा मुलीला राहुलजींनी तिकीट दिले, तिच्याकडे पैसे सुद्धा नाही आहेत, एक निवडणूक लढवायची पण तिला तिकीट दिले गेलेले आणि पक्ष तिच्या निवडणुकीचा सगळा खर्च उचलणार आहे. त्यामुळे बोलणारी लोक वेगळी असतात आणि करणारी लोक वेगळी असतात. आणि शेवटचं 60 वर्षात जर काँग्रेसने काही केलं नसतं तर 2014 मध्ये ह्यांनी जी आश्वासनं दिली, खोटी आश्वासनं दिली, ती त्यांना देता आली नसती. इसको मैं जरूर हिंदी में दोहराऊंगी. अगर 60 और 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी में वाकई जैसा ये कह रहे हैं वैसे कुछ किया नहीं होता तो 2014 में जो गगन को चूमने वाले वायदे इन्होंने किए वो कर नहीं सकते थे. वो उसी बलबूते पर किए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी अपने देश को वहां पर रख चुकी थी जहां पर वो देश को लेकर जाना चाहती थी. और हमारे नए मैनिफेस्टो के साथ मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ऐसा मैनिफेस्टो कि जो सिर्फ जुमलेबाजी के लिए नहीं, बहुत बहुत जानकार और तज्ञ लोगों को अपने साथ लेकर बनाए गए हैं. ऐसे मैनिफेस्टो को हम जैसे लोग दिल में उम्मीद लेकर और अपने एक्शन के बलबूते पर इसे साथ में और आपका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. और इसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं का साथ चाहते हैं और हम और आप मिलकर उस विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां ये सारे सवाल पूछे नहीं जाएंगे. इन छोटी चीज़ों को बाजू में रखकर आप और मैं कंधे से कंधा मिलाकर देश को सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर लेकर जाएंगे. माफ़ कीजिए नाना, बोलते बोलते मैंने तो काफ़ी कुछ बोल दिया. खैर, आपने मेरी बातें भी उतनी ही शांति से सुनी, प्यार से सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे बारे में सब कुछ बोल रहे हैं, मेरा हमेशा एक ही उन्हें जवाब है कि स्टार मैं नहीं हूँ. लोकतंत्र में एक ही स्टार होता है और वो आप में से हर कोई यहाँ मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति होता है क्योंकि लोकतंत्र ने उसे स्टार बनाया है और उसे वो पावर दिया है जो है उसका मत, उसका वोट. सो आप स्टार बने रहिए और हमारे लोकतंत्र को अगले और नए दिशा की ओर लेकर चलिए, हमारा साथ दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. तो सुना आपने उर्मिला मातोंडकर ने क्या कहा. अब बात करेंगे युवा नेता हार्दिक पटेल की, जो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं कांग्रेस ज्वाइन किए हुए, लेकिन देश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में और गुजरात के बारे में जो उनकी धारणा है वो आप भी सुनिए. अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जब बंबई आ रहा था तो बहुत सारे लोग जो गुजरात से बंबई के अंदर व्यापार करते उन लोगों से मिलने का मौका मिला. बहुत सारे लोगों को चुनाव का माहौल है तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने मुझे ये बताया कि हार्दिक भाई क्या होगा, आप अपनी राय बताइए. मैंने कहा पता नहीं, पैसा बहुत है भाजपा के पास, बड़ा पैसा खर्च करेंगे. गुजरात में तो एक सीट पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और ज़्यादातर मैं मानता हूं तो देश की लगभग सीटों पर एवरेज 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है. तो बड़ी चुपके से व्यापारी था, कान पर आके बोला कि ऐसा मत बोलो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कोई बोलेगा नहीं लेकिन चुपके से वोट करके निकल जाएगा, अगला वोट कांग्रेस पार्टी को देने वाले हैं. आज संजय निरुपम जी ने अपना मैनिफेस्टो यहां पर आपके सामने पेश किया है. मैंने अभी उर्मिला जी को कहा कि ये बंबई है, यहाँ के लोग बड़े फ्री नहीं होते कि आकर लोगों के भाषण सुने, नेताओं के भाषण सुने, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उतने ईमानदार लोग आते हैं, जुझारू लोग आते हैं और उनकी हिम्मत है कि वो एक आदमी अगर शहर में निकल गया तो कम से कम 15 से 20 हजार वोट लाने की हिम्मत रखता है. ऐसे लोगों को सामने बात रखने का आज ये बड़ा गर्व का दिन है. आज पूरे देश का यूथ, महाराष्ट्र का युवा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है.
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करती थी, किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करती थी, वो एफडीआई लागू न करने के लिए आंदोलन कर रही थी, जीएसटी लागू ना हो इसलिए आंदोलन कर रही थी, नोटबंदी लागू ना हो इसलिए आंदोलन कर रही थी। लेकिन आज उनकी बातों में ना किसान है, ना युवा है, ना व्यापारी है, ना आम जनता है। 5 साल तक हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का काम किया, और आज 5 साल के बाद जब अपना पूरा रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाने की जरूरत थी, उसकी जगह वो लोग आज जनता को भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और देशद्रोह के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर नहीं होते, उर्मिला जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई अगर नहीं होती, तो आज शायद मैं कांग्रेस पार्टी की जगह भाजपा में होता तो वो लोग मुझे युवा नेता कहते, और उर्मिला जी अगर कांग्रेस की जगह भाजपा में शामिल होते तो आज उनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया होता। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है दोस्तों। पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूं फेसबुक और ट्विटर के अंदर भारतीय नारी के खिलाफ यानी कि उर्मिला जी के खिलाफ गलत विवादित टिप्पणियां की जा रही है। इस देश का नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ विवादित टिप्पणियां की जा रही है। जो लोग यहाँ के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग मराठावाड़ा और विदर्भ के किसानों के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र और बंबई के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, उनको देशद्रोह का सिंबल लगाया जा रहा है। और इस बात को लेकर हर एक नौजवान को जागरूक होने की दोस्तों जरूरत है। ये लोग कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, नेहरू जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन वो शायद हमारा इतिहास भूल गए हैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास भूल गए हैं कि जिस दिन आप लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उस दिन कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने के लिए काम कर रही थी। ये देश की आजादी के लिए जेल में गई थी कांग्रेस पार्टी। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, हार्दिक भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या? फिर मैंने कहा ये कारण हो ही नहीं सकता, सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये पार्टी सरदार पटेल की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, लाला लाजपत राय की पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी है। इस पार्टी पर सवाल कैसे खड़े किए जा सकते हैं? इस पार्टी में जुड़ने का तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने जो इस देश के लिए काम किया है, हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। यहां पर एनएसयू और यूथ का कार्यकर्ता बैठा है। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं गुजरात के गांव-गांव घूमता हूं। हमारी क्या कमी है, हम कहां पीछे पड़ रहे हैं, उस पर हम लोगों को दोस्तों काम करने की जरूरत है। हमारा इतिहास निकालो 60 साल का। अगर हमारा इतिहास हम निकालेंगे और उसको लिखना शुरू कर देंगे ना, तो कम से कम 100 बुक भर जाएगी, इतना हमारा इतिहास है। उस इतिहास को लेकर हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा। उस इतिहास को लेकर हम हर परिवार तक पहुंचेंगे, उस इतिहास को लेकर हमारी सोसाइटी तक पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आईआईटी से लेके आईआईएम, एम्स, रोड, रास्ते, बिजली, देश की सेना को मजबूत करने का काम किया है। यह कांग्रेस पार्टी है। तुम लोगों की तरह अंग्रेजों की गुलामी करने का और पूज्य महात्मा गांधी की हत्या करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं किया। आप शायद भूल गए, आप जिस गुजराती को देखकर, नरेंद्र मोदी को देखकर जिन लोगों ने वोट किया था, उन लोगों ने शायद अहमदाबाद और बड़ौदा देखा था या सूरत देखा था, लेकिन सौराष्ट्र के उस गांव को आज तक आप लोगों ने नहीं देखा, जिस गांव में आज भी पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। आज भी उस राज्य के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर सूखा पड़ा है। अगर उस राज्य को या उस डिस्ट्रिक्ट को देखकर आप लोगों ने वोट किया होता, तो मैं मानता हूं आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में 1700 कांस्टेबल की भर्तियां निकली थी।
संजय भाई 1700 कांस्टेबल की भर्ती में 9 लाख गुजरात के युवाओं ने अप्लाई किया था। और आपको ये बात जान के चौकन्ना हो जाएंगे कि जब 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था उस भर्ती के लिए, दूसरे ही दिन पेपर लीक कर दिया गया और पूरी कांस्टेबल की भर्ती को यानी कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। जिस गुजरात को आप सुरक्षित समझते हो, उस गुजरात में आज से 10 दिन पहले सूरत के अंदर एक 7 साल की बच्ची पर बलात्कार की घटनाएं हुई और जब उसको अस्पताल ले गए और उसको जब टाके लेने की बात आई तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इतनी भयानक स्थिति सूरत और गुजरात के अंदर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिन गुजराती को हमने दिल्ली तक पहुंचाया था उसमें हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा था, हिंदुस्तान की पूरी भागीदारी थी। आज हम लोगों को जागरूक होकर इस गुजराती को दिल्ली से वापस गुजरात पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, हमारी है, हिंदुस्तान के हर एक नौजवान की। वो नहीं चाहते कि नरेंद्र भाई फिर से प्रधानमंत्री बने, हम भी नहीं चाहते। तो दोनों ताकत एक हो जा रही है। तो लग पड़ो, अभी से यहां से बाहर निकले, एक एक कार्यकर्ता जिम्मेवारी ले ले कि मैं अपने परिवार का वोट कांग्रेस में दूंगा। मेरा परिवार जाकर सोसाइटी में कहेगी कि कांग्रेस को वोट देना है और मेरी सोसाइटी जाके आसपास के एरिया में घूमेंगी और कहेगी कांग्रेस को वोट देना है। तभी जाके ये शक्ति और न्याय मजबूत हो सकता है, तब ये हिंदुस्तान मजबूत हो सकता है। तो आपने सुना संजय निरुपम, उर्मिला मातोंडकर और हार्दिक पटेल इस देश के बारे में क्या सोचते हैं। चूंकि मौसम चुनाव का है इसलिए जाहिर है विरोधियों पर वो निशाना तो साधेंगे ही, लेकिन सबसे अहम निशाना उनका होगा जो इस देश की जनता होती है और उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। चुनावी चक्र में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।